गुड मॉर्निंग। फिर से गुड मॉर्निंग। राधे राधे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, फिर से गुड मॉर्निंग। अगली वाली गुड मॉर्निंग। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। हर हर महादेव। सभी देवी देवता हम पे कृपा बनाए रखें। आ जाओ, शुरू करें फिर। स्काई स्काई। अच्छा, तुम्हारी पहली लाइव क्लास है। स्वागत है तुम्हारा। पहली लाइव क्लास में तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। तो कर दें शुरू। आ जाओ, चलो शुरू करते हैं। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में द्विघात समीकरण में क्वेश्चन कर लिए हैं 50। कल हमने 50 मार दी थी। अर्धशतक हम मार चुके हैं और अर्धशतक से आगे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 51, ध्यान से सुनो, समझो, पढ़ो और तैयारी करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये एक द्विघात समीकरण है। इस द्विघात समीकरण के अंदर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूलों का अनुपात r है। इसके जो मूल है उसका अनुपात अगर r हो तो इसका मान बताइए। इसका मान बताइए। क्या मतलब हुआ इसका? क्या अर्थ हुआ? क्या कहना चाहता है ये? इसकी भावना क्या है? इसकी भावना क्या है? मैन तरीके से करो पहले। शेरो शायरी बड़ी बढ़ गई है ना। अजय भाटी भी शेर मार रहा है, योगेश भी शेरो शायरी करता है। तुम क्या सोचते थे नहीं लौटूंगा, फिर आ गया। जब तक का टॉफ तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसके जो भी मूल है उनका अनुपात r है और इसका मान निकाल रहे हैं। तो मूल अगर हम, हाँ ट्राई कर लिया, ठीक है, बढ़िया। हाँ करो। अगर आप लोगों ने सोच लिया है तो मैं शुरू कर देता हूँ। अगर आप लोगों ने सोच लिया है, सोच ही नहीं लिया आप लोगों को तो उत्तर भी आने लगे। बढ़िया, गजब। आ जाओ, देखो। माना इस समीकरण के मूल अल्फा और बीटा है। इस समीकरण के मूल अल्फा और बीटा है तो मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा हमारा हो गया माइनस का b बटा a। मूलों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा जो कि हमारा हो गया c बटा a, है ना। a की जगह a है, b की जगह b है, c की जगह c है। a की जगह a है, जहां a होना चाहिए वहीं a है, जहां b होना चाहिए वहां b है, जहां c होना चाहिए वहां c है। तो मूलों का योग माइनस b बटा a, मूलों का गुणनफल c बटा a, सब कुछ सेट है। अब आगे क्या कह रहा है कि मूलों का अनुपात, मतलब ये जो दोनों मूल है अगर इनका मैं अनुपात निकाल लूं तो वो r के बराबर है। यानी r बराबर हुआ अल्फा बटे बीटा। मूलों का अनुपात r है। ठीक है, यहां तक सही है। ये हो गया। इसके बाद में कह रहा है कि इसका मान निकालो। निकालते हैं। r की जगह मान रख दो। जो भी r निकाला है, r की जगह है अल्फा बटा बीटा प्लस 1 बटा अल्फा बटे बीटा। r की जगह अल्फा बटा बीटा रख दिया। ठीक है, लघुत्तम ले लो। अल्फा प्लस बीटा बटे बीटा
नीचे बीटा स्क्वायर अलग अलग कर दिया, बीटा पलट के ऊपर चला गया, अल्फा नीचे, एक बीटा कट गया, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बटाई, वो रख दो उसमें। अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बटा ए, फिर इसका स्क्वायर बटा अल्फा गुणा बीटा सी बटा ए, तो ये हो गया बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, ये पलट के ऊपर चला गया, ए ऊपर सी नीचे, ए से एक ए कट गया, बी स्क्वायर बटा ए सी, तो आंसर आ गया बी स्क्वायर बटा ए सी। ये आपका आंसर आ गया, सही है, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है ना। थोड़ा घुमाने की कोशिश की थी, सीधा भी कह सकता था, सीधा नहीं कह के जानबूझ के मूलों का अनुपात आर है फिर इसका मान निकालिए, ये चीजें थोड़ी सी होती है ना, जैसे चीजों को घुमाना होता है, सवाल को घुमाना होता है ना। अब सवाल तो वही रहने ना, सवाल थोड़ी बदलने, अब उन सवालों को पूछने का तरीका बदलता है, यही कर सकता है पेपर वाला। तो एक टॉपिक के अंदर नॉर्मली जब छोटा टॉपिक होता है तो उसमें 3 से 4 टाइप के सवाल होते हैं, अब उन 3-4 टाइप के सवालों को अलग अलग तरीके से पेश किया जाता है। जैसे मोबाइल फोन को देखिए, मोबाइल फोन का डिजाइन जो होता है वो या तो शार्प होता है या फिर चौकोर होता है ना, या तो चौकोर होता है या सर्कुलर होता है, मतलब घुमावदार होता है। तो कंपनियां कई बार चौकोर बना देती है, कभी कैमरे को बीच में लगा देती है, कभी कैमरे को पीछे, कभी दाएं कभी बाएं, तो डिजाइन तो वही 4-5 ही है। अब उन 4-5 डिजाइनों में इधर उधर लगा लगा के ये वाला मोबाइल निकाला था तो कैमरा इधर लगा दिया, ये वाला कैमरा इधर लगा देंगे। डिजाइन के आधार पे बात कर रहा हूँ, बाकी स्पेसिफिकेशन तो अपनी जगह है, सिर्फ डिजाइन के आधार पे बात कर रहा हूँ। डिजाइन में यही कम ज्यादा होता रहता है। कपड़ों में देख लीजिए, नीचे से जींस खुल जाती है, फिर वापस बंद हो जाती है, चिपक जाती है, फिर वापस खुल जाती है, फिर वापस बंद हो जाती है। अब दो ही ऑप्शन है जींस के पास। बॉटम में की बात करें तो बॉटम के पास दो ही ऑप्शन है, या तो वो खुल सकती है, या तो वो खुल सकती है या वो बंद हो सकती है। पहले 1970 1980 तक खुलती थी, बहुत दूर तक खुली, फिर धीरे धीरे 2020 तक आते आते वो बंद हो गई, अब 2024-23 में वापस खुलनी शुरू हो गई। अब हो सकता है अगले 2-3 सालों तक खुले फिर वापस बंद हो जाए। तो ज्यादा सवाल बचते नहीं, मतलब इन चीजों को चेंज कर करके घुमा फिरा के, मतलब मूलों का अनुपात आर है, फिर आर का मान यहाँ बताओ ये कितना होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। अब इस क्वेश्चन में क्या किया, ध्यान से पढ़ो समझो कि ये इसका गुणनखंड है, इसका गुणनखंड है, मतलब इसके जब टुकड़े करोगे तो ये आएगा, इसके टुकड़े करोगे, 4 पावर का है ना, 4 पावर का तो 4 टुकड़े होंगे इसके, इसके जो 4 टुकड़े करोगे उसमें से 2 टुकड़े यही आएंगे, तो मतलब ये इसका गुणनखंड है, तो इसके मूल होंगे, क्योंकि इसके टुकड़ों में ये आएगा, तो इसके जो भी मूल आएंगे वो इसके मूल भी आएंगे, तो इसके मूल ही तो इसके मूल है। फिर इस बहुपद का ये गुणनखंड है, इस बहुपद का ये गुणनखंड है, मतलब इसके टुकड़ों में ये आएगा, इसके टुकड़ों में ये आएगा, तो इसके मूल भी होंगे। तो कहना ये चाहता है कि भाई इसके मूल निकाल लो, इसके मूल है, और पी और क्यू का मान दिखा दो, पी और क्यू बता दो कितने होंगे, ये सवाल है ना। इसके गुणनखंड है, अब इसके गुणनखंड है, तो इसके गुणनखंड है, मतलब दोनों के मूल सेम है, तो जो मूल उसके हैं वो मूल उसके हैं। देखो क्वेश्चन नहीं होना, आप यहाँ से जब भी पढ़ के जाए ना, तो ये फालतू के टारगेट मत बनाइएगा कि मैं क्लास में जाऊंगा और सर 10 क्वेश्चन कराएंगे तो मैं 10 के 10 क्वेश्चन कर लूंगा, नहीं करने भी नहीं है आपको, और ये असंभव सी बात है शुरुआती चीजों में, शुरुआत में ये असंभव है, शुरुआत में ये चीज असंभव है। जब आप शुरुआत में पढ़ रहे हैं, आप ठीक हो रहे हैं, अब धीरे 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 धीरे, मतलब आप कितनी जल्दी मांग रहे हैं, आप बदलाव को देखिए कितनी जल्दी मांग रहे हैं। आप ये चाहते हैं कि मैं आऊं क्लास में और मैं 10 के 10 सवाल करके चला जाऊं,
फिर आप कहते हैं कि इससे मुझे निराशा हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, तो आप ऐसी हाइपोथेटिकल चीजें क्रिएट करेंगे, इमेजिनरी चीजें क्रिएट करेंगे, तो ये होगा ही होगा। कोई भी ऐसा नहीं बना, पढ़ाने वालों में भी, चलो आप तो पढ़ने वाले होंगे, पढ़ाने वालों को बुला लीजिए, पढ़ाने वालों को बुला लीजिए कि 10 में से आप कितने सवाल कर पाएंगे, उनका भी औसत आपको 6 या 7 मिलेगा। पढ़ाने वाले गुरुजी, स्वयं स्वयं भू गुरुजी, एक्स वाई गुरुजी, जो मन में आए एक्स की जगह लगा लेना, गुरुजी को भी लाते हो तो 10 में से 6 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन का एवरेज गुरुजी का आएगा, महान से महान गुरुजी का। तो फिर अगर आपका एवरेज फिर 6-7 भी नहीं आएगा, आपका एवरेज आएगा 4 या 5 मुश्किल से, वो भी बहुत अच्छा होने के बाद। और आपको इतना ही एवरेज रखना है, पेपर में 150 सवाल है, आपको 75 सवाल करने, आपका सिलेक्शन हो रहा है, तो ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं है। फिर आप ही सोचो कि हमसे नहीं हो रहे, हमसे नहीं, किसी से नहीं होते, है ना। भाई महारसी को नहीं हो रहा, मैं ही सौ नालायक हूँ, ना ना घणा ही भरया पड़या आपा, आपना जिशा घणा ही है, आप दो तो हो रहा, कहीं एक ही को नहीं हो, कहीं खातो ही कौन खुले, कहीं ना क्वेश्चन ही कौन समझ में आवे कि सवाल में के बोल रहे। तो ये धीरे 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 आप एक लेवल पे आएंगे। तो इसके गुणनखंड कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 0, गुणनखंड करने पर 2 और 1 हो गए, एक 2, तो इसके मूल आ गए 1 और 2। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था कि इसके गुणनखंड यही है, ये इसके गुणनखंड है, यानी यही इसके मूल भी है। तो x बराबर 1 और x बराबर 2 इसके मूल है। तो x बराबर 1 रखने पर मूल की खास बात ये होती है कि मूलों को रखने पर आपका बहुपद 0 हो जाता है। तो x का मान 1 रखने पर ये 0 हो जाएगा। इससे मुझे एक समीकरण मिल जाएगी, x की 1 की पावर 4 माइनस पी 1 का स्क्वायर प्लस क्यू बराबर 0। 1 माइनस पी प्लस क्यू बराबर 0, 1 बराबर पी माइनस क्यू, ये एक समीकरण बन गई। और वैसे देखो तो इससे आप ऑप्शन ट्राई कर सकते हो कि कौन सा ऑप्शन काम करेगा, काट तो सकते हो, ए कट गया, फिर और कोई भाई ये भी कट गया, और भैया कोई ये भी कट गया, और भैया, और भैया की जरूरत ही नहीं है, बी आंसर है, क्योंकि एकमात्र यही ऑप्शन है जो संतुष्ट कर रहा है। तो हमारा समय बच गया, बधाई हो, हमारे 10 से 15 सेकंड बच गए। बाय थोड़ा सा ना, थोड़ा सा सवाल चलता है, थोड़ा सा ऑप्शन चलता है, दोनों चल के बीच में मिलते हैं तो ज्यादा आसान हो जाता है ना। थोड़ा तुम चलो, थोड़ा हम चले, फिर बीच में मिलते हैं, ज्यादा आसान होगा। तो थोड़ा सा दिमाग कंपटीशन की दृष्टि से देखे तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हमेशा सवाल ही उत्तर तक क्यों जाए, उत्तर भी तो सवाल तक आ सकता है, थोड़ा सा सवाल चले, थोड़ा सा उत्तर चले, दोनों बीच में मिल जाए। अब हमने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा सवाल चलाया, थोड़ा सा उत्तर को चलाया, दोनों को एक जगह पे जाके मिला लिया, बेस्ट टू बेस्ट है। अब सोचो इसमें क्या होता, अब आप पूरा करते तो क्या होता, आप इससे दूसरा मूल उठाते, आप यहाँ रखते, है ना। वह टाइमर ऑन करेंगे, देखें कितना मिनट लगता है, 1 मिनट, कितने सेकंड बचाया आपने, 1 मिनट स्टार्ट करता हूँ। 2 रखने पर 2 की पावर 4 माइनस 4p प्लस क्यू बराबर 0, 8 16 4p माइनस क्यू, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर 4p माइनस क्यू बराबर 16, और दूसरी है p माइनस क्यू बराबर 1। 3p बराबर 15, p बराबर 5 और q बराबर 5 4 4, यानी और ज्यादा आ रहा है तो ये आया मेरा 50 सेकंड।
50 सेकंड बचा लिए हम लोगों ने। 50 सेकंड मान लो मेरे हैं तो आप कम भी कर देते हैं, चलो आप लोगों को मान लीजिए आप कॉपी में करोगे तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, तो 30 सेकंड तो बचा ही लिया। और 30 सेकंड तो रात दिन को अंतर पैदा कर दिया। तो एक एक मतलब एक नंबर का मायने मारा मारी चल रही है, एक नंबर में, एक नंबर में। मैं आपको अभी संस्कृत विभाग वाली जो गया है उसके अंदर आपको कम से कम, मैं आपको अब एक एग्जैक्टली जिनके नंबर है पता है, जिन्होंने बातचीत की है, तकरीबन तकरीबन आपको 15 बच्चे ऐसे मिला सकता हूँ, 15 बच्चे जिनका सिलेक्शन में सिर्फ पॉइंटों का फर्क था। अभी जो 2022 वाली भर्ती गई है, इस भर्ती में सिर्फ पॉइंटों का फर्क था, ऐसे 15 बच्चे मिला सकता हूँ पॉइंटों का, 0.25, 0.27, 0.56। तो ये सोचो 30 सेकंड का फर्क। तो छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीजें कितना बड़ा रिजल्ट चेंज कर देती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, दूसरी बात, आप 1 नंबर से रहो, चाहे 0.5 से रहो, और चाहे 50 नंबर से रहो, भर्ती तो आपको दूसरी ही देखनी पड़ेगी। ये कड़वा सच, एक भी गलती की जगह नहीं है। x² प्लस px प्लस 12 बराबर 0 का एक मूल 4 है। इस समीकरण का जो एक मूल है वो 4 है। ठीक है भाई, इस समीकरण का फिर दूसरी समीकरण और दी गई है, इसके दोनों मूल बराबर है, तो q का मान बताइए, q का मान बताइए। आज संस्कृत एक्सप्रेस में भी यही शुरू होगा, डबल मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, द्विघात समीकरण, यही शुरू होगा उसमें भी, लेकिन उसमें 2 दिन में पूरा होगा, सिर्फ 2 दिन में। हाँ, 10 दिन लग गए, वहां पे 2 दिन में ही पूरा हो जाएगा वो। आज पहली क्लास होगी, कल, आज पहली क्लास होगी, कल आखिरी क्लास होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 दिन में खत्म। सोचो कि एक्सप्रेस की स्पीड क्या रहेगी। कैसे करोगे इसको, क्या फायदा उठाओगे? शाबाश, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो पी तो ऊपर से निकल जाएगा, पी तो ऊपर से निकल जाएगा, क्यों? क्योंकि इसका एक मूल 4 दिया गया है, और जब मूल है तो समीकरण को संतुष्ट करेगा, मूल है तो समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो 16 प्लस 4p प्लस 12 बराबर 0। सही है, मूल है तो संतुष्ट करेगा। x की जगह 4 रखने पर 16 प्लस 4p प्लस 12, 4p बराबर -28, p बराबर -7। ये p का मान मिल गया। आगे, इस समीकरण के दोनों मूल बराबर है, दोनों बराबर है यानी b² बराबर 4ac। मूल बराबर होने की शर्त, b² बराबर 4ac। a का मान 1, b का मान p, c का मान q। तो b की जगह p², 4, a की जगह 1, c की जगह q। p का मान कितना निकाला था हमने? -7। तो ये -7 का स्क्वायर बराबर 4q, और q बराबर 49/4। ये आपका आंसर आ गया। सही है, ये आंसर आ गया। तो सवाल ने, एक ही सवाल के अंदर 2 तीर चलाए हैं। एक तीर तो चलाया कि मूल है, तो मूल है तो उससे p निकल जाएगा। फिर दूसरी समीकरण के मूल समान है, मूल समान होने का मतलब होता है b² बराबर 4ac। फिर दूसरा q निकल जाएगा, p वहां से निकलेगा, p रख के यहां से q निकलेगा। ठीक है, बढ़ जाए आगे। हो, ये कमाल का सवाल है। इस सवाल को करने से पहले आओ कुछ चर्चाएं करते हैं। इस सवाल को करने से पहले कुछ छोटी छोटी चर्चाएं करते हैं। एक चीज पढ़ते हैं जिसको कहते हैं इकाई का घनमूल। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, इसके लिए चलते हैं पहले अलग पेज पे। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी,
इकाई के घनमूल, देखो जैसे इकाई के वर्गमूल होते हैं वैसे इकाई के घनमूल भी होते हैं। घनमूल बड़े खास होते हैं इसलिए इनके बारे में थोड़ी चर्चा ज्यादा होती है। जैसे इकाई का वर्गमूल, इसे कहते हैं इकाई का वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब हाफ पावर होती है ना, हाफ पावर मतलब वर्गमूल, यानी √1। ठीक है, तो ये वर्गमूल कहलाता है। वर्गमूल जब आप एक का निकालते हैं तो एक के दो वर्गमूल आते हैं, प्लस का एक और माइनस का एक, प्लस एक माइनस एक। इकाई का वर्गमूल अगर आप निकालो तो दो वर्गमूल आएंगे, प्लस एक और माइनस एक। ठीक है, ऐसा क्यों होता, क्यों ऐसा प्लस एक और माइनस एक दो क्यों होते हैं, वाई? तो कारण सिंपल है। मान लीजिए हमें नहीं पता कि एक का वर्गमूल क्या होता है, मैं नहीं जानता, माना ये x होता है, माना इकाई का वर्गमूल x होता है, माना इकाई का वर्गमूल x होता है, जो भी होता है x निकाल रहे हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर। दो से दो पावर कट गई, ये एक आ गया, एक को इधर ले जाओ -1, इसके गुणनखंड हो जाएंगे x -1 x + 1। अलग अलग करने पर x का मान एक -1 आ गया और एक +1 आ गया, यानी x -1 और +1 2 है, x -1 और +1 2 है। और x कौन है, इकाई का वर्गमूल, तो इसका मतलब इकाई के वर्गमूल, इकाई का वर्गमूल किसको बोला था, x को, और x के कितने मान आए, दो मान -1 और +1, तो यानी इकाई का वर्गमूल दो होता है, -1 और +1। तो ये तो है नॉर्मल बात, ही तो हर कोई जानता है। अब आते हैं इकाई के घनमूलों पे, जो कि बड़े खास है। खास इसलिए है कि अगर आप इकाई के घनमूल निकाले 1⁻³ करें तो इस केस में आपको 3 उत्तर मिलते हैं, 3 उत्तर, है ना। जैसे वर्गमूल 2 मिलते हैं, घनमूल 3 मिलते हैं, 3 घनमूल। एक घनमूल तो आपका नॉर्मल है, वास्तविक होता है एक, लेकिन दो घनमूल जो होते हैं वो काल्पनिक होते हैं। -1 + i√3/2, देखने में अजीब अजीब लगते हैं। दूसरा ये, दो काल्पनिक होते हैं एक वास्तविक होता है, दो काल्पनिक होते हैं एक वास्तविक होता है। एक तो आता है एक, जैसे एक का वर्गमूल, एक तो आपको मिलता ही है, चाहे एक का वर्गमूल निकालो, चाहे घनमूल निकालो, चाहे 1/4 पावर निकालो, चाहे 1/5 निकालो, एक तो आता ही आता है। बाकी और चीजें भी आती है, जैसे इसमें आया है, एक तो आया ही है, एक तो पहले भी आया था, यहाँ देखो तो एक का वर्गमूल निकाला था तब भी एक आया था, एक का घनमूल निकाल रहे हो तब भी एक आ रहा है, तो एक तो आता ही आता है, इसके अलावा भी और कुछ आते हैं। ये जो और आते हैं ये इंटरेस्टिंग है, ये बड़े इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है कि अगर यदि मैं इसे इसे कोई भी नाम दे दूं, कोई भी नाम, जो मन में आए वो नाम दे दो इसको, जो मन में आए वो नाम दो। ज्यादातर हम इसके लिए संकेत यूज करते हैं ओमेगा का, ओमेगा का चिन्ह यूज करते हैं। अब खास बात क्या है कि अगर मैं इसका वर्ग करूं, इसको लूं और इसका वर्ग कर दूं, तो मैं पाऊंगा ये आ जाएगा। तो इसको फिर मुझे नया नाम देने की जरूरत नहीं है। अगर इसका नाम ओमेगा है तो इसका नाम ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसको अलग से नाम देने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ये इसी का ही वर्ग है ना। नया नाम क्यों दे, नया नाम क्यों दे, उसी का ही तो रूप है, उसका स्क्वायर करने पर ही आ रहा है, तो उसका नाम ओमेगा स्क्वायर रख दो। नया नाम क्यों दे, अल्फा बीटा गामा, ये नाम क्यों रखे। तो हम भी तो कम से कम नाम रखना चाहते हैं ना, ज्यादा नामों में क्या पड़ा है, कम से कम नाम रखो। तो जब ये ओमेगा है, इसमें संबंध है, रिलेशन है, तो फिर नया नाम क्यों दे, ये ओमेगा स्क्वायर ही तो है, इसका नाम ओमेगा स्क्वायर कर दो। तो एक खास बात ये देखने को मिली कि ये स्क्वायर है ना। और अगर तीनों देखें तो ओमेगा की पावर 0 तो आपका एक आ गया, है ना। ओमेगा की पावर 1 में आपको ये मिल गया, ओमेगा की पावर 0, ओमेगा की पावर 1, ओमेगा की पावर 2। तो ये तीन घनमूल आपको इकाई के मिलते हैं, इकाई के तीन घनमूल मिलते हैं। कैसे मिलते हैं वो भी बात कर लेते हैं कि तीन आए कैसे। आए इस प्रकार से, इसका प्रूफ, इकाई के घनमूलों को आप x मान लीजिए, माना
जो भी आएगा उसका नाम x है, पता नहीं क्या आएगा, x अज्ञात है मतलब निकालेंगे अब कि x क्या आएगा। दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ 3 पावर करने पर, इधर 3 पावर इधर 3 पावर, 3 से 3 पावर कट गई, ये 1 आ गया, ये x क्यूब आ गया, इन्हें एक तरफ कर लो, x क्यूब माइनस 1 हो गया। इस पे फॉर्मूला लगा देते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a की पावर 3 माइनस b की पावर 3, a माइनस बी गुणनखंडों को अलग अलग कर दो, x माइनस 1 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। यहां से आगे x का मान 1, यहां से सीधराचार्य लगा के सॉल्व करना पड़ेगा। सीधराचार्य लगाकर सॉल्व कर दिया, ये 3 मूल आ गए। तो ये 3 घनमूल होते हैं, समझ में कैसे होते हैं इकाई के? तो इकाई के 3 घनमूल होते हैं, है ना। अब इनमें कुछ रिलेशनशिप भी है, कुछ अच्छी बातें भी है। एक तो ये है कि अगर आप इन तीनों को जोड़ते हैं, यही हमारे काम की चीज है, अगर आप इन तीनों को जोड़ते हैं तो इन तीनों का जोड़ 0 होगा। यहाँ पे करके देख सकते हो, तीनों को जोड़ के देखो, इनका जोड़ 0 आएगा। अगर आप इन तीनों को जोड़ो तो इन तीनों का जोड़ 0 है, देख लो यहाँ दिख सकता है 1, और ये आधा आधा माइनस का आधार प्लस 1 कट गया, और ये प्लस माइनस वैसे कट गया, तो आंसर इनका जोड़ 0 आएगा। तीनों घनमूलों का जोड़ 0 है। एक तीनों की गुणा करने पर, अगर मैं तीनों की गुणा कर दूं तो तीनों की गुणा करने पर 1 आ जाएगा, मतलब ओमेगा की पावर 3 बराबर 1। ये 2 रिजल्ट है। ये 2 खास बात होती है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में, ठीक है। 2 रिजल्ट, एक तो तीनों का जोड़ 0 होता है, एक ओमेगा की क्यूब, तीनों का गुणनफल 1 होता है, तीनों का गुणनफल मतलब ओमेगा क्यूब बराबर 1 होता है। तो ये कई बार हमारे बहुत काम का होता है, जैसे अभी जो सवाल हम कर रहे थे उस सवाल में यही चीज हमारी सबसे ज्यादा मदद करेगी। ये देखो इस सवाल में ये चीज हमारी मदद करेगी, क्योंकि आपको एक चीज तो शक हो रहा होगा, 216 पावर कौन कर सकता है? 216 पावर, 216 पावर मतलब भयंकर है, इतनी बड़ी बड़ी पावर कोई झेल सकता है? 216 पावर कैसे सॉल्व करी जा सकती है? इसका मतलब कुछ तो ऐसा है जो छुपा हुआ है। 216 पावर थोड़ी सॉल्व हो सकती है, तो कुछ तो है जो इसके अंदर बनाया हुआ है, कुछ तो डाला हुआ है, कुछ ऐसा है जो छुपा के रखा हुआ है ना। तो हम क्या करेंगे, हम दिमाग लगाएंगे, वो भी बड़े वाला। दोनों तरफ x प्लस 1 से गुणा करने पर, x प्लस 1 से दोनों तरफ गुणा करने पर, x प्लस 1 से इधर गुणा कर दिया, x प्लस 1 से उधर गुणा कर दिया। उधर कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि उधर 0 है। हाँ, लगाने के लिए एक बार लगा सकते हो, लेकिन उधर 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैंने गुणा कर दिया, दोनों तरफ x प्लस 1 से गुणा करने पर। ऐसा क्यों किया? निश्चित तौर पे कोई राज है। राज बड़ा सिंपल है कि ये बन गया a क्यूब प्लस बी क्यूब, बस यही राज की बात है। ध्यान से देखो तो ये फॉर्मूला बन गया, ध्यान से देखो तो ये फॉर्मूला बन गया एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। गौर करो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब में क्या होता है? ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही हो गया। तो ये बंद हो गया। एक्स प्लस 3 प्लस 1 बराबर 0, एक्स की पावर 3 बराबर ये इधर आ गया -1, एक्स की पावर -1 की पावर 1/3। ये इकाई के घनमूल हो गए। नहीं नहीं, इकाई के घनमूल नहीं, माइनस इकाई के घनमूल। कोई बात नहीं, माइनस इकाई के घनमूल भी तो वही होते हैं, बस माइनस का चिन्ह आ जाता है। माइनस इकाई के घनमूल क्या होंगे? पहले 1 आता था, अब -1 आएगा। पहले ओमेगा आता था, अब -ओमेगा आएगा।
पहले ओमेगा स्क्वायर आता था, माइनस ओमेगा स्क्वायर आएगा, बस। ठीक है, सही है, ये आगे। अच्छा, -1 तो मेरा दिया हुआ है, उसको मैं वापस ले जा रहा हूँ, क्योंकि x+1 से गुणा किया था ना, x+1 से गुणा किया था, तो इसका मतलब x बराबर -1, एक रूट तो मैंने दी है, तो मैंने दिया है, मैं तो मेरा वापस ले जाता हूँ। ये तो सरल करने के लिए मैंने थोड़ी देर के लिए दिया था, ये मैं वापस ले जाता हूँ। तो 2 उत्तर सही हुई, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला। तो आपके दो मूल, इस समीकरण के दो मूल हो गए। एक मूल हो गया माइनस का ओमेगा, और एक हो गया माइनस का ओमेगा स्क्वायर। एक का नाम अल्फा, आज से एक का नाम बीटा होगा। है ना, देखा कितना प्यार से, कितना बढ़िया तरीके से हमने निपटाया है। लग रहा है आपको कितना सुंदर तरीके से, अद्भुत तरीके से हमने इसको पूरा किया। ये हो गया। अब बस मान रखना है, मान रखने पर अल्फा की जगह क्या रख दिया, माइनस ओमेगा, माइनस ओमेगा की पावर 216, माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 216, पावर 216 जो कि समघात है, और समघात जब किसी पर होती है तो उस पर माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो माइनस हट गया। ये पावर होगी 4032। इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 215 इंटू 1, टोटल 216 हो जाएगा। इसको भी ऐसे ही 4030 इंटू ओमेगा स्क्वायर, इस तरीके से दो टुकड़ों में लिख दिया। ये जो पावर है 2015, डब्ल्यू ओमेगा की पावर 2015, इसको लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब की पावर। तो ये हो जाएगा 6 या 18, 2015 नहीं कटता, 6, 2016, पहला नंबर कौन सा कटेगा जो 3 पे होगा इसमें, 2016 में अगर मैं 3 का भाग देता हूँ तो 6 3 18, 2 6, ये पूरा ही कट रहा है, खुद ही कट रहा है, बिना मतलब में माथा पच्ची, भैया 3 पे कट रहा है, मैंने सोचा 3 पे नहीं कटेगा, और 3 पे कटेगा भी, क्योंकि अंकों का जोड़ में 3 का भाग जा रहा है, जब अंकों के जोड़ में 3 का भाग जाता है तो वो नंबर 3 से कटता है। तो ये हो गया 672 प्लस ओमेगा की पावर 3 इंटू 4 4, ऐसे लिख लिया, है ना। ओमेगा की पावर 3 का मान 1 होता है, तो ये 1 हो गया, 1 की पावर 672, ये भी 1 हो गया, 1 की पावर 1344। अब एक पर कितनी भी पावर करते रहो, एक तो एक ही आएगा, और एक कितना हो गया, 2। तो आंसर आ गया आपका 2। ये आंसर, तो सवाल को इतने अच्छे से बनाया है। और ये सवाल आईआईटी वाले है ना, ये 2016 में आया हुआ सवाल होगा, ये 2016 में आईआईटी के पेपर में आया होगा, क्योंकि आईआईटी वाले क्या करते हैं, ये मतलब एक कहते हैं ना मार्क, एक मार्क होता है, तो वो आईआईटी वाले क्या करते हैं, एक सवाल ऐसा बनाते हैं, एक सवाल ऐसा बनाते हैं जिसमें उस ईयर का इस्तेमाल हो, उस साल का इस्तेमाल हो। ये बीच में काफी ट्रेंड चला था, और अभी भी शायद वो करते हो, अभी तो मैं पुराने पेपर देखे नहीं मैंने आईआईटी के। पहले वो क्या करते थे, ट्रेंड चलाते थे, सन 2000 का, सन 2000 है, तो पेपर के अंदर एक सवाल ऐसा होता था जिसमें पावर 2000 होती थी, ताकि एक सवाल ऐसा रहे जिससे पता लगे कि भाई ये पेपर सन 2000 का है। तो ऐसे 2016 का है ना, अब भी 2016 2018 पावर भी कर सकता था, क्या दिक्कत थी, 2018 करता तो 2016 अलग कर देते, दो पावर अलग कर देते, इतना ही तो होता। 2018 भी डाल सकता था, 2020 भी डाल सकता था, लेकिन 2016 ही क्यों रखी, क्योंकि पेपर 2016 का था, तो 2016 के हिसाब से 2016 इसमें रख दी गई, है ना, ये चीज।
ठीक है, बात समझ में आई? चलो, अगर आप ऐसे ना करें, अब ये तो है ना, अब सोचोगे कि ये चीजें पता कैसे चलती है, ये चीजें पता चलने के लिए तो हम प्रैक्टिस करते हैं। हम क्यों कहते हैं 1 साल करनी पड़ेगी तैयारी, 2 साल तैयारी करनी पड़ेगी, ऐसा क्यों कहना पड़ता है? ऐसा इसलिए कहना पड़ता है कि ये जो बातें, अब ये चीज तो हम सिखा सकते हैं, ये बात तो हम सिखा सकते हैं कि मूलों का योग इतना होता है, मूलों का गुणनफल इतना होता है, लेकिन कब क्या करना है, ये चीजें आपके अभ्यास से आती है। कब इससे गुणा करना है, कब इससे गुणा करना है, कब ये जोड़ना है, कब ये घटाना है, ये जो छोटी छोटी बातें ट्रेनिंग से आती है। अब आपको क्रिकेट कोई सिखाए तो क्या सिखा सकता है? मोटा मोटी बातें सिखा सकता है कि बेटा स्क्वायर ड्राइव ऐसे खेलते हैं, स्ट्रेट ड्राइव ऐसे खेलते हैं, ऐसे। लेकिन ये कौन सी बॉल पे कौन सा खेलना है, ये कैसे पता लगेगा? ये ट्रेनिंग में पता लगेगा। जब आप ट्रेनिंग करेंगे तब पता चलेगा कि स्ट्रेट ड्राइव कौन सी बॉल पे खेलना है। तो वही बात है, हर चीज की लिमिटेशन है। थ्योरी की अपनी लिमिटेशन है, प्रैक्टिस की अपनी है। और प्रैक्टिस में जब आप करते हैं तो आपको ये बातें पता लगती है कि कब किससे गुणा करना है, कब कौन सा फेंकना है, कब क्या करना चाहिए। अच्छा, इसको सीधा भी कर सकते थे, अगर डायरेक्ट करते तो भी हो जाता, लेकिन यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट करता, इसको सीधा करता श्रीधराचार्य से, तो भी हो सकता था। कैसे होता वो देखो। अगर मैं सीधी श्रीधराचार्य लगाता, श्रीधराचार्य विधि लगाऊं, तो x बराबर हो जाएगा मेरा माइनस बी यानी -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, जो कि 1 हो जाता, -4ac -3 हो जाता, बट्टा 2 गुणा ये 2 आ जाता। तो ये आ जाता 1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3/2। ठीक है, ये आपका आ जाता। और ये देखें अगर आप, तो ये -w और -w स्क्वायर है, -w और -w स्क्वायर है ना। ये देखो यहाँ पे आते हैं, जो हमने बनाए थे उनके -w और w क्या होंगे। ये आपका w था, इसका -w क्या होगा? -w में ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। और -w स्क्वायर में क्या होगा? ये दोनों प्लस हो जाएंगे। तो -w और -w स्क्वायर क्या होंगे? -w बराबर आपका होगा 1 माइनस अंडरवुड आयटा अंडरवुड 3/2। ये -w मतलब माइनस ओमेगा, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा है 1 माइनस आयटा अंडरवुड 3/2, ये है आपका माइनस ओमेगा। और 1 प्लस आयटा अंडरवुड 3/2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, यही आपके सवाल में आए हैं। तो एक माइनस ओमेगा है, एक माइनस ओमेगा स्क्वायर है। सही है। एक 1 माइनस आयटा अंडरवुड 3/2 माइनस ओमेगा हो गया, और 1 प्लस आयटा अंडरवुड 3/2 माइनस का ओमेगा स्क्वायर हो गया। तो इसका मूल माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर होते हैं। फिर रख दिया, सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, अगला सवाल।
समीकरण के मूलों का अंतर √5 से कम हो, मूलों का अंतर √5 से कम है, तो अल्फा माइनस बीटा कम है √5 से, ये दिया गया। मूलों का अंतर √5 से कम है, अल्फा माइनस बीटा छोटा है √5 से, यही कहा गया। मूलों का अंतर यानी अल्फा माइनस बीटा √5 से कम है, तो लेस देन √5। दोनों तरफ वर्क कर देता हूं, है ना। और अल्फा माइनस बीटा को कैसे लिखते हैं, चाहे तो वो लिख लो पहले। अल्फा माइनस बीटा को लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, यही लिखते हैं, यही लिखते हैं अल्फा माइनस बीटा को। अल्फा माइनस बीटा को ऐसे लिखते हैं। अब मैं इसको खोलूंगा तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा मिला के माइनस के 2 अल्फा बीटा हो जाएंगे। ये अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। बाहर वापस से अल्फा माइनस बीटा आपको पुनः बाहर मिल जाएगा। यानी कुल मिलाकर ये दोनों चीजें एक ही है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। लिखने का तरीका अलग अलग है। क्यों अलग अलग है, ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि मूलों का योग हमें पता होता है, मूलों का गुणनफल हमें पता होता है। हमें दो ही पता होते हैं, मूलों का योग कितना है, मूलों की गुणा कितनी है। तो हमें हर चीज को योग और गुणा के रूप में लिखना पड़ता है, हर चीज को योग और गुणा में बदलना पड़ता है, मजबूरी है हमारी, है ना। दोनों तरफ वर्क कर दो, जिससे एक तरफ अंडर रूट हट जाएगा। अब यहां से ले आते हैं, ए की जगह 1 है, बी की जगह ए है, सी की जगह 1 है। मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा जो कि हो जाएगा आपका माइनस का बी बटा ए। बी का मान ए आ गया, ए का मान 1 आ गया, माइनस ए बटा ए माइनस ए। मूलों का गुणनफल सी बटा ए का मान 1 1 मान रख दो, माइनस ए का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 5, और ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 9। और कल आपको बताया था कि ये द्विघात समीकरण है, कोई भी द्विघात समीकरण माइनस होती है अपने मूलों के बीच में। इसके जो भी मूल है वो निकाल लो, और उन मूलों के बीच में ये माइनस की होगी, माइनस की होती है हमेशा मूलों के बीच में। हमारी द्विघात समीकरण इस सवाल की कौन सी है, ए स्क्वायर माइनस 9, ये द्विघात समीकरण है। इसके मूल कितने आएंगे, 2 आएंगे, एक आएगा प्लस का 3, एक आएगा माइनस का 3। और हर द्विघात समीकरण, प्रत्येक द्विघात समीकरण अपने मूलों के ऊपर, ये रियल लाइन है, ये रियल लाइन है, हर द्विघात समीकरण अपने मूलों के ऊपर 0 होती है और अपने मूलों के अंदर माइनस की और मूलों के दोनों तरफ प्लस की होती है। और हमें द्विघात समीकरण क्या चाहिए, हमें 0 से छोटी चाहिए, मतलब माइनस की चाहिए। माइनस हमेशा मूलों के बीच में होता है, तो ये वाली आंसर हो गया, ये वाला रेंज, ये वाला अंतराल -3 से लेकर +3 तक। तो आंसर है -3 से +3 के बीच में, रूट के बीच में। कल हमने ये बात की थी, कल वाली क्लास में यही किया था। ये असमिका के टाइम पे पढ़ाऊंगा। असमिका में फिर बहुत सारी चीजें हैं जो फिर यहाँ पे लाऊंगा तो फिर पूरा रायता फैल जाएगा। अगर आपको, हाँ, अगर आपको जल्दी पढ़नी है, अगर आपको जल्दी असमिका पढ़नी है तो आरपीसी 2.0 में अगर कोई भी टॉपिक, ये इस टॉपिक की बात नहीं, कोई भी टॉपिक आपको समय से पहले पढ़ना है, जल्दी पढ़ना है ना। अगर कोई भी चीज मान लीजिए जो भी आप समय से पहले पढ़ना चाहते हैं तो फिर आरपीसी 2.0 में जाके वो टॉपिक पढ़ सकते हैं। जैसे असमिका, अभी जो मैंने यूज किया इसको असमिका कहते हैं। अगर आपको असमिका को अच्छे से पढ़ना है तो फिर आप वहां जाके उसमें से पढ़ सकते हैं। अदरवाइज जब इसमें बारी आएगी तो तब उसका हो जाएगा। अभी तो फिलहाल जितना द्विघात समीकरण के लिए जरूरत था उतना उतना हमने पढ़ लिया, है ना। सारा नहीं पढ़ा, सारा पढ़ें भी कैसे, फिर तो वो टॉपिक ही वही शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप कभी भी आपको कोई टॉपिक जल्दी पढ़ना हो तो आप वहां जाके उसको पढ़ के आ सकते हैं। कितनी अच्छी बात है ना, देखो, सोच के देखो, मतलब कितनी बढ़िया चीजें हैं। ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से गौर करके देखो, इसीलिए मैंने ऑनलाइन को चूज किया ऑफलाइन के ओवर। ऑफलाइन के ऊपर ऑनलाइन को चूज करने का कारण यही था, इमोशंस
ऑफलाइन के पक्ष में। जितने भी बच्चे हैं, ज्यादातर बच्चों से आप पूछेंगे इमोशन के हिसाब से, वो इमोशनल है, लॉजिकल नहीं है। इमोशंस ऑफलाइन के पक्ष में है, जबकि लॉजिक ऑनलाइन के पक्ष में, क्योंकि ऑनलाइन में वो चीजें हैं जो कभी भी आप ऑफलाइन में नहीं कर सकते। मान लीजिए कोई बच्चा यहाँ पे और वो प्रायिकता पढ़ना चाहता है, तो यहाँ तो प्रायिकता का नंबर जब आएगा तब आएगा, लेकिन ऑफलाइन में तो प्रायिकता का नंबर आएगा जिस दिन ही आएगा। लेकिन ऑनलाइन में आपका पुराना कराया हुआ कोर्स भी काम आ जाता है, प्लस उसमें आपने अलग पढ़ाया हुआ है। अब आप एक बार कोर्स करवाएंगे, आप एक बार में मान लीजिए 4000 सवाल करवा दिए, अगली बार पहली बार जो भी आपने कराया वो तो बेकार हो गया ना, अगली बार दोबारा जीरो से शुरू करना है। अब यहाँ पे मेरा आरपीएससी 1.0 में जो सवाल कराए थे वो अलग थे, 2.0 में अलग थे, 3.0 में अलग सवाल है। तो एक ही बार में बच्चों को 3 बार का कोर्स मिलता है और वो भी अलग अलग। क्या ये ऑफलाइन में पॉसिबल था? नहीं। तो ओवरऑल अगर आप क्वालिटी देखें तो ऑनलाइन में ये चीज क्वालिटी है, ऑफलाइन में ये कभी हो ही नहीं सकता। क्यों? क्लास तो हवा में गई, आज की क्लास आज गई, बात खत्म। लेकिन ऑनलाइन में ये चीज अवेलेबल है, ये कंटेंट अवेलेबल है। आज आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है, मान लीजिए कोई भी छोटा मोटा द्विघात समीकरण का एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 70 सवाल कराए या 75 पे टॉपिक को बंद कर दिया, आप इस पे और सवाल निकालना चाहते हैं तो आरपीएससी 2.0 में जाइए, वहां पे भी 60-70 सवाल करा रखे होंगे, अलग 60-70 और 60-70 सवाल आपको द्विघात के मिल जाएंगे। ऐसे ही आप फर्स्ट में जाएंगे, वहां पे और द्विघात के मिल जाएंगे। तो यानी द्विघात पे अगर आप सवाल करना चाहें तो कम से कम 300-350 सवाल द्विघात के कर सकते हैं, वो भी मेरे कराए हुए, मेरे के जैसे भी आपको करवा रहा हूँ वैसे करवाए हुए सवाल। तो ये एक प्लस पॉइंट क्रिएट करता है ना, जबकि इमोशनली फेवरेबल नहीं है, क्योंकि इमोशंस तो हमेशा एंटरटेनमेंट की तरफ जाते हैं, क्योंकि ऑफलाइन में थोड़ा एंटरटेनमेंट ज़्यादा होता है, आप लोगों से मिलते हैं घुलते हैं, ज़्यादा बाहर निकलते हैं, तैयार होते हैं, थोड़ा वो फील आता है। लेकिन ऑनलाइन ओवरऑल देखिएगा, जब इस बार की जो भर्तियां निकल जाएगी तो ओवर ऑनलाइन जो है वो डोमिनेट करेगा, क्योंकि लास्ट में टिकता तो वही है ना जो सही होता है, जो ज़्यादा बढ़िया होता है। कि ऑफलाइन में ये चीज़ प्लस है। एक बार जैसे भी रिजल्ट आ जाएगा तो लोगों की दिशा फिर चेंज हो जाएगी। मूलों का गुणनफल -1 है। मूलों का गुणनफल, अगर इसके मूल अल्फा बीटा है तो उनकी गुणा अल्फा गुणा बीटा, क्वेश्चन कह रहा है कि -1 के बराबर है। ए का मान 1, बी का मान 6, सी का मान 2m-1। मूलों का गुणनफल होता है c/a, तो c/a बराबर -1। सी का मान 2m-1, m का मान 1/3। ठीक है, हाँ एक ये बात सही कही राकेश ने, सही कही। ये एक बड़ा कारण मेरा ऑनलाइन को ऑफलाइन के ओवर, अगर क्योंकि इससे पहले हम ऑफलाइन ही थे, हर कोई ऑफलाइन था, मैं अकेला ही क्या था, हर कोई ऑफलाइन ही था। उसके बाद में एक मौका आया था 2020 में कि आपको चुनना था कि आपको ऑफलाइन रखना है, ऑनलाइन रखना है, हाइब्रिड जाना है। तो हाइब्रिड वाला तो ऐसा लगा जैसे मिक्सअप हो जाएगा, कुछ ज्यादा हो जाएगा फालतू का, ना ऑफलाइन के रहेंगे ना ऑनलाइन के रहेंगे, घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे, वो एक मिक्स टाइप का गंदा कचरा सा हो जाएगा, क्योंकि हाइब्रिड चीजें काम नहीं करती है। ये स्वाभाविक से दो चीजें मिला के कैसे काम करेगी। तो वो लग ही रहा था कि इसका अभी टाइम नहीं आया हाइब्रिड का, और अभी तो एक चीज ही नहीं समझ में आ रही, दो चीजें मिक्स होकर कैसे समझ में आएगी। तो हाइब्रिड वाला तो पहले से रिजेक्ट हो गया था। अब ये था कि वापस ऑफलाइन जाए वापस ऑनलाइन जाए, तो ऑफलाइन में बहुत सारी कमियां थी, जिसमें से एक जो सबसे बड़ी कमी थी ना,
वो ये थी कि बच्चों को कोर्स करके आपको रवाना करना होगा। ये सबसे बुरी चीज थी, सबसे बुरी चीज अगर कोई थी तो वो ये थी, आपको बच्चों को कोर्स करके घर भेजना होगा। आप 6 महीने में, 8 महीने, 10 महीने में, जितने महीने में भी आप कोर्स कराते हैं, जैसे ही कोर्स पूरा हो आपको बच्चों को घर भेजना होगा। कोर्स पूरा करते ही बच्चों को भेजना होगा, इसका मतलब बच्चा तैयार नहीं होता था। बस कोर्स पूरा हो गया, नोट्स ले ले और घर चला जाए, घर जाके तैयारी कर। अब जब सही में जरूरत थी तैयारी की, तब उसको घर भेज रहे हैं। और हर किसी को भेजना पड़ता था, क्यों? क्योंकि जगह लिमिटेड होती थी ना। ऑफलाइन फिजिकल जगह है, और फिजिकल जगह में आपके पास एक हॉल हो सकता है, आपके पास बड़ा हॉल हो सकता है। मतलब 500 बच्चों का हॉल है, 500 बच्चे तो बिठा सकते हो। फिर अगले 500 को लाने के लिए रूम तो खाली करना ही पड़ेगा। तो ऑफलाइन चाहे कुछ भी कर ले, उसे हर 8-10 महीने में बच्चों को घर भेजना पड़ेगा। ऑफलाइन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उसे हर 6 से 8 महीने में कोर्स करके बच्चे को घर भेजना होगा। जब बच्चे को सबसे ज्यादा जरूरत होगी आपकी, उस समय बच्चे को घर भेजना होगा कि जाओ घर पे, अब करो बेटा तैयारी, हमने तुम्हें तैयार कर दी है, अब खुद से तैयारी करो, अब खुद से तैयारी करो। फिर बुलाया किस लिए था? खाली कोर्स कराने के लिए। तो ऑफलाइन में सिर्फ कोर्स कराना ही होता था, और कोर्स से ऊपर पढ़ाई शुरू होती है, प्रैक्टिस होती है, रिवीजन होती है, आप और चीजों के बारे में बात करते हैं। वो चीजें तो रिवीजन, वो कहाँ होगा? वो कहीं नहीं होगा, क्यों? हो ही नहीं सकता। तो ऑफलाइन का ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। और अभी आप देखिए, जैसे मेरे पास ही देख लीजिए, मेरे पास 2 साल से बच्चे हैं, पिछले 2 साल से, 2024 आ गया, 2022 से बच्चे चल रहे हैं, और 2024 आ गया, 2 साल हो गए बच्चों को। अगर ऑफलाइन होता तो हर 8 महीने में चेंज कर चुका होता, हर 8 महीने में मुझे बच्चे छोड़ने पड़ते, हर 8 महीने में। लेकिन ऑनलाइन में नहीं छोड़ने पड़ रहे। इससे मेरे बच्चे बहुत अच्छे तैयार हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि बार बार कोर्स हो रहा है, बार बार कोर्स हो रहा है, बार बार रिवीजन हो रहा है। हर चीज जो मैं नहीं करता हूँ उनमें इनको शामिल कर सकता हूँ, क्योंकि ऑनलाइन में बच्चा जगह नहीं घेरता। सबसे बड़ी बात है, ऑनलाइन में बच्चा जगह नहीं घेरता। ये सबसे अच्छी बात है। आज मैं, मेरे पे कोई बोझ नहीं है, मेरे नए बच्चे भी आ रहे हैं, मेरे पुराने बच्चे भी आ रहे हैं, दोनों साथ में मिलकर पढ़ रहे हैं, क्या दिक्कत है? कोई जगह तो घेर नहीं रहे। अगर ऑफलाइन में होता तो क्या मैं ये कर पाता? क्या मैं 500 बच्चों के ऊपर 500 बच्चे बिठा पाता? नहीं। मुझे पहले 500 का रूम खाली करना होता, फिर 500 बिठाने होते, जो कि ऑनलाइन ने कमाल कर दिया। तो एक बड़ा कारण मेरा ऑनलाइन चूज करने का ये भी था कि आपके बच्चों को कभी अलविदा नहीं कहना पड़ेगा। बच्चों को अलविदा आप उसी दिन कहेंगे जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये बड़ी चीज है। हाँ, ऑफलाइन कॉस्टली भी ज्यादा है, क्योंकि हर चीज का किराया फीस में जुड़ता है। हर चीज का किराया जो है वो फीस में जाता है। ये सवाल बहुत बहुत प्यारा सवाल है, बहुत शानदार सवाल है, बहुत गजब सवाल है। इस सवाल को लाइटली मत लीजिएगा, सवाल बहुत ही अद्भुत सवाल है ये। देखो, आ जाओ, पहले मेरी बात सुनना है इसमें। आप लोगों ने कर लिया है तो ठीक है, नहीं किया है तो अब आ जाओ। सवाल क्या कहता है? सवाल कह रहा है कि ये रहा समीकरण, पी जो है वो या तो 0 है या 0 से बड़ा है। इसका मतलब ये भी प्लस, ये भैया भी प्लस, और ये भैया भी प्लस। जब तीनों प्लस होते हैं, तीनों गुणांक प्लस होते हैं, तो उसके मूल नेगेटिव होते हैं, उसके मूल काल्पनिक होंगे। सॉरी, मूल काल्पनिक होंगे या ऋणात्मक होंगे, या तो काल्पनिक होंगे या ऋणात्मक होंगे। दो में से कोई एक। अब इसके मूल धनात्मक नहीं होंगे। इस केस में आपको तीनों प्लस है। जब तीनों प्लस होते हैं, ए भी प्लस है, बी भी प्लस है, सी भी प्लस है, तो आपके जो मूल बनते हैं वो माइनस के आते हैं। मूल माइनस के आते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे इस समीकरण को ले लो, x² + 3x + 2। अब अगर मैं इसके मूल निकालूं तो इसके मूल आपके माइनस के आएंगे, क्योंकि सब कुछ प्लस का है, तो गुणनखंड भी प्लस के आएंगे, गुणनखंड भी प्लस के आएंगे तो मूल माइनस के आएंगे, है ना? क्योंकि सब कुछ प्लस में है तो गुणनखंड भी तो प्लस में ही चलेंगे, वो भी प्लस में चलेंगे। जब मूल निकालने जाओगे तो उधर भेजोगे, उधर भेजोगे तो मूल माइनस के आएंगे। एक बात। नंबर 2 बात, काल्पनिक भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कह रहा कि हमेशा प्लस के, मतलब माइनस के होंगे, नहीं, काल्पनिक भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये ले लो, इसको ले लो, इसके सब प्लस है, लेकिन इसके मूल काल्पनिक है। जब निकालने जाओगे इसके मूल काल्पनिक आएंगे।
ये देखो, तो जब ए बी सी तीनों प्लस के होते हैं तो मूल या तो काल्पनिक होते हैं और या फिर ऋणात्मक होते हैं, धनात्मक नहीं होते, धनात्मक नहीं होते, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। और काल्पनिक होंगे तो दोनों ही काल्पनिक होंगे, और वास्तविक होंगे तो दोनों ही वास्तविक होंगे, होंगे तो एक जैसे ही। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। के लिए एक मूल दूसरे मूल का वर्ग है, एक मूल दूसरे मूल का वर्ग है। अगर एक मूल अल्फा है तो दूसरा अल्फा स्क्वायर है, एक मूल अगर अल्फा है तो दूसरा अल्फा स्क्वायर है, क्योंकि एक मूल दूसरे मूल का वर्ग है। एक अल्फा है तो दूसरा अल्फा स्क्वायर है। ठीक है, अब मूलों का योग, इन दोनों का योग बराबर माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए, तो बी का मान हो गया पी, ए का मान 3। मूलों का योग, मूलों का गुणनफल सी बटा ए, सी कितना हुआ 3, ए कितना हुआ 1। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ही ध्यान दो, ध्यान देने वाली बात यही थी। अल्फा क्यू बराबर आया 1, रुको रुको रुको, सुनना सुनना बात, अल्फा क्यू बराबर आया 1, अल्फा क्यूब 1 आया, अल्फा बराबर आया 1 की क्यूब, 1 की पावर 1/3, 1 की पावर 1/3 करने पर 3 उत्तर आते हैं, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। लेकिन रुको, एक हो नहीं सकता, एक हो नहीं सकता, एक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता एक? अभी बताया था, इसके मूल या तो माइनस के होंगे या काल्पनिक होंगे। तो एक क्या माइनस का है? नहीं, एक माइनस का नहीं है। क्या काल्पनिक है? नहीं, काल्पनिक भी नहीं है। तो ना तो काल्पनिक है और ना ही ऋणात्मक माइनस का है। तो इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता। तो ये तो कट, बच गए ये दो, इन दो में से कोई भी अल्फा ले लो। तो अल्फा बराबर ले लिया ओमेगा। बात समझ में आई? बहुत प्यारा सवाल बनाया था, ट्रिक में फंस गए होंगे। यहाँ पे गलती पता क्या क्यों की आप लोगों ने अल्फा का मान -1 निकाला होगा, -1 यहाँ पे रखा होगा, पी का मान -3 आया होगा, -3 पे टिक किया होगा, -3 पे टिक किया होगा। सही है गलत है? -3 पे टिक किया होगा। हाँ बोले कई लोग -3 निकाल दिया, -3 निकाल दिया। इस चीज, ये सवाल बनाया गया इसीलिए था कि गलतियां हो। जिसको थोड़ी सी बारीकी मिस करेगा, इस कहानी को मिस करेगा, वो गलती करेगा करेगा वो इसका मूल्य पकड़ेगा, सीधी बात है, रखेगा एक। लेकिन वो ये भूल गया कि ये जो समीकरण है ये प्लस वाली है, इसके मूल काल्पनिक होंगे या माइनस के होंगे। प्लस के हो, अब इन दो के साथ चलो, आ जाओ समीकरण नंबर 1 में मान रखते हैं। अल्फा की जगह ओमेगा, ओमेगा प्लस यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर बराबर -p/3। हम जानते हैं फॉर्मूले वाइज कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तीनों का जोड़ 0 होता है। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का जोड़ कितना हो जाएगा? -1। तो यहाँ पे -1 रख दो, माइनस से माइनस कट गया, p बराबर आ गया 3। ये आपका आंसर आ गया। तो ए ऑप्शन में जानबूझ के इसने डाल रखा था -3। कितना बढ़िया सवाल था, इसलिए मैंने कहा था बहुत बढ़िया सवाल बनाया है, जबरदस्त सवाल है ये। और ये चीज मिस हो ही जाती है जब आप जल्दबाजी में करते हैं, तो ये चीज मिस होना स्वाभाविक है, क्योंकि जल्दबाजी में तो ठीक है, सवाल पूरा दिया बंदे ने, देखो कोई कमी नहीं छोड़ी। अगर आप ध्यान से देखें तो कोई कमी छोड़ी नहीं सवाल बनाने वाले ने। सवाल बनाने वाले ने सारी चीजें परफेक्टली डिफाइन की है, सब कुछ। बस कोई जल्दबाजी करे और वो फंसे। कोई भी एक चीज है उसको नजरअंदाज करेगा, फंस जाएगा। ठीक है ना? अगला सवाल, इस सवाल को मैन तरीके से करोगे तो ये लंबा जाएगा, इसको ट्रिक लगाते हैं।
इसको ट्रिक लगा के करो, ये ट्रिक से हो सकता है, ये ट्रिक से हो सकता है, इसमें ट्रिक लगाओ। इसको ट्रिक से करो, ट्रिक से हो जाएगा ये। क्या ट्रिक लगाओगे? ए और बी का मान लो, ऐसा मान लो, और मैं नॉर्मली मानता हूँ जब द्विघात समीकरण आता है मैं मानता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इसकी खास बात यह है कि इसके गुणनखंड बड़े आसान होते हैं, एक होता है माइनस का एक होता है माइनस का 2, बात ही खत्म। तो वो सबसे बढ़िया होता है। चलो और आसान कर सकते हो आप लोग, इसे ए को 2 ले लो और बी को 1 ले लो, तो दोनों मूल सेम आ जाएंगे, और ही बढ़िया काम, और ही झंझट खत्म, दोनों मूल सेम आ जाएंगे। ए का मान 2 ले लो और बी का मान 1 ले लो। अगर अलग अलग दे रखा है, क्या ए बी अलग अलग लो, जैसे इसने क्वेश्चन तो नहीं दिया, नहीं दिया तो अच्छी बात है, ए का मान 2 ले लो और बी का मान 1 ले लो, ए बराबर 2 और बी बराबर 1, ए बराबर 2 बी बराबर 1 लेने पर इससे आपके समीकरण बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। दोनों मूल सेम आ गए, एक्स बराबर -1, यही अल्फा हो गया, यही बीटा हो गया। मान रख दो, 1 -1 का स्क्वायर, 1 -1 का स्क्वायर, ये कट गया, 1 इंटू 1 बराबर 1। अब देखो कौन सा ऑप्शन है जो आपको 1 देता है, ए बराबर 2 और बी बराबर 1 रखने पर। पहले इसको ट्राई करें, ए का मान 2 और बी का मान 1 रखने पर, ये हो गया 4 प्लस 1 -2 -2 -1, 4 से 4 कट गया, 1 से 1 कट गया, ये 0 दे रहा है, 0 नहीं चाहिए हमें, 1 चाहिए, तो ये गलत और ये गलत, तो इसका भाई +1 वाला सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें +1 एक्स्ट्रा और आ रहा है, ये देखो ये +1 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो 0 तो ये दे ही रहा था, +1 और हो जाएगा तो +1 आ जाएगा, उससे मैच कर जाएगा। इस तरीके से हमने इसको बड़ी जल्दी से निपटा दिया, है ना। कहा फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है, हाँ। सवाल देखो जितने भी सवाल है कहीं ना कहीं आए हुए हैं, किस पेपर में आया, कोई आरपीएससी है, कोई कहीं है, क्योंकि ये सारे शीट्स के क्वेश्चन है और शीट के ज्यादातर क्वेश्चन पूर्ववर्ती परीक्षाओं से जुड़े हुए हैं, तो फिर ये कोई ना कोई परीक्षाओं में आए हुए हैं, तो सोच भी सकते हो कि कैसे सवाल पेपर में आते हैं और कैसे इनको हैंडल करना होता है। अगर ये सवाल हो जाता, अगर आप मेहनत तरीके से करते तो भी हो जाता, लेकिन तब तक इसने अपना काम कर दिया होता, इसका काम था टाइम खराब करना, ये टाइम खराब कर देता, है ना। कई बार सवाल ऐसे भी होते हैं जो होते तो आसान है लेकिन लंबे होते हैं, वो भी अपने आप में न करने लायक होते हैं, उनको भी अगर कोई कर रहा है तो उनका काम सवाल गलत या सही नहीं करवाना, उनका काम है टाइम खराब करवाना, तो कई सवाल सिर्फ टाइम खराब करवाने आते हैं, है ना, भला बुरा नहीं करते, कई सवाल भला बुरा करने नहीं आते, बस सिर्फ समय बर्बाद करने आते हैं, समय बर्बाद करेंगे बुरा अपने आप हो जाएगा, तो इन सवालों से भी बच के रहिएगा, ऐसे सवालों में मेन ट्रिक लगाना घातक है, अगर आपको शॉर्ट ट्रिक दिमाग में नहीं आ रही है तो फिर सवाल को छोड़ना ही ज़्यादा सही रहेगा बजाय करने के, अगर किया तो करके देख सकते हो आप, बाय ऑप्शन से आपको पता लग रहा होगा कि सवाल लंबा जाएगा अगर हमने सीधा किया तो। रीना कह रही है कि मेरा बहुत टाइम खराब हुआ था इस क्वेश्चन को पेपर में, ये ट्रैप होते हैं, यही तो चीज़ है ना, पेपर बनाने वाला यही तो करता है कि वो ट्रैप डालता है, जैसे ब्रेकर होते हैं ना सड़क के ऊपर, ब्रेकर का काम क्या होता है, ब्रेकर का काम कोई आपको रोकना नहीं होता, ब्रेकर का काम होता है आपकी स्पीड को कम करना, जो आपकी स्पीड चल रही है उसको कम करना, तो ये ब्रेकर होते हैं, पूरे पेपर में अगर 150 क्वेश्चन है तो 5-7 ब्रेकर वो लगा देता है थोड़ी थोड़ी दूर पे तो जिस स्पीड से आप आ रहे होते हैं ना सवाल करते करते, ये भी कर दिया ये भी कर दिया, इतने में एक सवाल आता है ब्रेकर की तरह, सब कुछ हिला डालता है, ऐसा तो ब्रेकर के ऊपर से निकलते ना कैसा होता है,
तो एक बार ब्रेकर के ऊपर से निकलते हिल जाता है ना, तो वो एक हिलाने के लिए आता है। तो बस उसने अपना काम कर दिया। इसने इसने अगर आपके 4-5 मिनट खा लिए, तो इसका उद्देश्य सिर्फ 4-5 मिनट खाना था, इसने खा लिए, हो गया काम आपका। सवाल नंबर 59। ये सवाल आप सिर्फ और सिर्फ, है ना, इसलिए मैं भी कह रहा था ना कि कोई भी ऐसा नहीं होता, अब मिलेगा भी नहीं कोई ऐसा कि 10 में से 10 सवाल कर ले। तो कई सवाल ऐसे होते हैं जिनको पहले आपको एक बार देखना होता है, कहीं ना कहीं देखना होता है। एक बार आपने देख लिया, अगली बार जब आएगा तो आप उसे कर पाएंगे, है ना। अधिकतर बच्चों को लगता है कि मैं पहली बार ही सवाल आएंगे मैं कर लूंगा, ऐसा कभी होता ही नहीं है यार, हो ही नहीं सकता ऐसा। हम लोग भी जो सवाल करते हैं वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं करवाए हुए होते हैं, पढ़े हुए होते हैं, देखे हुए होते हैं, वही हम करवा पाते हैं। नए सवाल करना इतना आसान नहीं होता, जो कभी ना देखे हो। आसान हो तो बात अलग है, अच्छा सवाल है और पहले कभी नहीं देखा, तो फिर चांसेस नेगेटिव है। कभी नहीं देखा का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल सेम टू सेम, नहीं। उसमें जो औजार काम आने वाले हैं, वो औजार अगर पहले कभी यूज किए हुए हैं तो वो भी कर लेंगे। लेकिन अगर एकदम नया फ्रेश सवाल बना दिया आपने, तो मैं क्या, कोई नहीं कर पाएगा। जैसे भी ये सवाल है, देखिए ये फ्रेश आइडिया का सवाल है, एकदम ताजा सवाल है। अब ऐसे सवालों को छोड़ के निकल जाओ, बस देखो ही मत इन्हें, इन देखो ही मत। वो सिर्फ टाइम खराब करना आए, दिमाग खराब करना आए। अगर पहले कभी किया हुआ है तो करो, और नहीं किया हुआ तो नमस्कार करो। और क्वेश्चन नंबर 60, बस सबसे बढ़िया काम है, ठीक है ना। इसमें दिमाग लगाना बेकार है, क्योंकि इनका आंसर सामान्य तरीके से कोई जुगाड़, इसमें कोई ना कोई जुगाड़ लगा हुआ होगा, और वो जुगाड़ भी तभी आप कर पाएंगे जब पहले कभी आपने ऐसा जुगाड़ किया हो। ठीक है ना, लग रहा है कोई आइडिया। टाइम बर्बाद कर सको, आधी घंटो सोच लो, चाहे आधी घंटो खराब कर सको, तो मैं यहाँ कर दो, यहाँ कर दो, कर लो, एक बार ट्राई कर लो थे। थोड़ा वहम निकलना भी तो जरूरी है ना, एक बार वहम निकाल लो। बताओ कौन स्वास्थ्य, एक वहम तो निकाल ही लो। नहीं, थारा मन में भी थे जैसे गुरु जी यही के वे, है ना, वहम निकाल लो। रख दो इसमें एन का मान कुछ बड़ा छोटा रख के, है ना, 0 रख दो, 1 रख दो, करो, लगाओ थारा दिमाग। करवा दूं मैं, आ जाओ, करा देता हूँ ताकि टाइम खराब ना हो। देखो, ये वी एन अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन, अगर यहाँ पे एन माइनस वन होगा तो यहाँ पर भी एन माइनस वन हो जाएगा, यहाँ एन माइनस टू होगा तो यहाँ भी एन माइनस टू हो जाएगा। बाय ऑप्शन जाए तो ऑप्शन में 3 चीजें आ रही है, एक आ रहा है एन, एक आ रहा है एन माइनस वन, एक आ रहा है एन, एक आ रहा है एन माइनस वन, और एक आ रहा है एन प्लस वन आ रहा है। ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी समीकरण है उस समीकरण को x की पावर n माइनस वन से गुणा करने पर, x की पावर, ये लो x की पावर n माइनस वन से दोनों तरफ गुणा कर दिया, ठीक है, ताकि पावर n में आ जाए। अब 3 पावर ही बनी है, देखो, एक n माइनस वन पावर है, एक n पावर है, एक n प्लस वन पावर है, हो गया। अब इस समीकरण का एक मूल अल्फा है, एक मूल बीटा है, एक मूल अल्फा, एक मूल बीटा है। तो अल्फा भी संतुष्ट करेगा इस समीकरण को, और बीटा भी संतुष्ट करेगा। पहले अल्फा रखने पर,
समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, दोनों समीकरण को जोड़ने पर, अच्छा बीटा रखना था नीचे, दोनों समीकरण को जोड़ने पर, समीकरण 1 + 2 करने पर, ये लो समीकरण को जोड़ दिया। अब ये देखो तो ये बन गया आपका Vn+1, Vn+1, ये बन गया Vn, ये बन गया Vn-1, Vn+1 माइनस a Vn, ये आपका आंसर आ गया। अब ये आपका आंसर आ गया। तो कितना छोटा सवाल है, कितना छोटा सवाल है, अगर आप देखो तो, है ना, कितना छोटा सवाल है, कुछ भी नहीं है, देखो तो कुछ भी नहीं है। लेकिन याद रखिए कोई सवाल ना तो टफ होता है ना इजी होता है, वो डिपेंड करता है। जैसे कोई पूछे कि मेरी मम्मी का नाम क्या है, अब ये सवाल टफ भी है और इजी भी है। इजी उसके लिए जिसको पता है, जिसकी मम्मी है उसके लिए वो इजी है, लेकिन बाकी लोगों के लिए जो उसे नहीं जानता उसके लिए वो टफ है। तो इसका मतलब है कोई चीज इजी और टफ नहीं होती, आप उसे जानते हैं तो इजी है, नहीं जानते तो टफ है। अगर ये सवाल पहले कभी आपने निकाला हुआ है, आज जैसे निकाल लिया, अब यही सवाल दोबारा आएगा आप फटाफट कर दोगे, आपके लिए इजी हो गया। तो वही इजी और टफ जिसे हम कहते हैं ना, इजी और टफ का मतलब यही होता है कि आपने पहले कभी देखा हुआ है, इजी है, नहीं देखा हुआ टफ है, क्योंकि अब आपको नहीं पता ना कि किससे गुणा करना था। अब ये यूं ही थोड़ी पता चल जाता है कि x⁻n-1 से गुणा करना है, पहले कभी ऐसा सवाल किया होता है तो पता होता है कि x⁻n-1 से गुणा करना है। अदरवाइज घूमते रहो इधर उधर, चक्कर काटते रहो गोल गोल, कभी ये मान रख रहे हैं कभी वो मान रख रहे हैं। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है जो आपको सीखनी होती है कि अधिकतर हम जो सवाल कर पाते हैं ये वही होते हैं जिसके भाई बहनों से हम कभी मिले हुए होते हैं, है ना, जिसके परिवार से कभी मिले हुए होते हैं, तो उस सवालों को ही हम कर पाते हैं। जिससे कभी मिले हुए नहीं होते वो सवाल नहीं कर पाते। तो कोशिश ये रहती है ट्रेनिंग में हम ज्यादा से ज्यादा परिवारों से मिले, ज्यादा परिवारों से मिलेंगे तो संभावना ज्यादा बढ़ जाएगी पेपर की कि हम ज्यादा सवाल अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, चलो इसी के साथ क्लास को विराम देते हैं। हाँ तो भाई तो समझा रहे हो, अब तो सोचो, सोचने को नहीं, मेन बात ये कि ये तो एक बार हो जाए, एक बार आप देख लो, अब अगली बार आप इसे कर लोगे, अगली बार ये आप सवाल को कर पाओगे। तो एक बार करना जरूरी है, उसके बाद तो फिर करने लग जाएंगे। ठीक है ना, चलो मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। ठीक है।